क्या हाल मेरी मौज मस्ती की फौज। तो मैं लेके आ चुका हूँ एक और नई सीरीज को। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम एक एकेडमी को देखते हैं जो कि सोसाइटी की 4th एकेडमी होती है। हम देखते हैं वहाँ पर एक स्पेल के अंदर बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं। उन बच्चों को कोई भाषण दे रहा होता है। वो बंदा वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा होता है, स्टूडेंट्स आज वो दिन है जिस दिन तुम लोग रजिस्टर होने और प्लेयर बनने के लिए इनर वर्ल्ड में एंटर करोगे। फिर हम देखते हैं उसी बुढ़ो को जो उनको भाषण दे रहा होता है। उसकी आइडेंटिटी होती है, ये प्रिंसिपल है जियो जिंगलोंग। वो स्टूडेंट्स को बोल रहा होता है, इस फॉर्मेशन में एंटर करते ही सिस्टम तुमको तुम्हारी क्लास बता देगा। क्या तुम एक पावरफुल स्वॉर्डमैन होंगे, एक टेनेसियस नाइट, एक एक्सट्रीमली तेज असेसियन, या एक पावरफुल फायर पावर के साथ एक मैच। ये सब कुछ तुम्हारी डेस्टिनी के ऊपर है और मुझे बिलीव है कि तुम अपनी अपनी क्लास में आउटस्टैंडिंग बनोगे। मैं और अब कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। क्लास चेंजिंग मैजिक फॉर्मेशन एक्टिवेटेड। और इसी के साथ हम देखते हैं वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उस फॉर्मेशन के बीच में ठीक सेंटर में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि होता है हमारा मैन प्रोटैगनिस्ट। फिर हम देखते हैं हमारे मैन कैरेक्टर को जो कि वहाँ खड़े खड़े मन में सोच रहा होता है, मैं 18 साल पहले इस वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हो गया था और फाइनली ये दिन आ ही गया। मेरा नाम किन्याओ यू है और मैं इसको यू करके बुलाऊंगा। और वो हमें बताता है ये वर्ल्ड काइजी स्टार है, एक पैरेलल वर्ल्ड जो अर्थ से बहुत सिमिलर है, लेकिन अर्थ के विपरीत आर्टिफिशियली डेवलप्ड इनर वर्ल्ड सडनली अपीयर हो गया जिससे ह्यूमन वर्ल्ड पलट गई। दुनिया भर से डिफिकल्ट डंजन्स अपीयर हुए। ह्यूमंस 18 साल की उम्र में प्लेयर बन जाते हैं। क्लास चेंजेस से डंजन्स को चैलेंज करके अलग अलग तरह की एबिलिटीज को ओपन कर सकते हैं। मॉन्स्टर्स को किल करके, लेवल अप करके और एट्रीब्यूट पॉइंट्स को गेन करके एक प्लेयर अपनी स्ट्रेंथ को इनहांस करते हैं। फिर अगले सीन हम देखते हैं यू एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका होता है। वहाँ पर सिस्टम द्वारा उसको बताया जाता है, वेलकम प्लेयर किन्याओ यू, ये तुम्हारा पहले बार है कि तुम इनर वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो। क्या तुम एक क्लास को ड्रॉ करना चाहते हो? ये देखकर वो बोलता है ड्रॉ। और वो ये बोलने के बाद ही अपने मन में सोच रहा होता है, प्लीज मैं अपने सभी एंसेस्टर्स से विनती करता हूँ मुझे एक अच्छी क्लास लेने दो। फिर उसको सिस्टम द्वारा बताया जाता है क्लास जो प्रोसेस में है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं यू के पीछे एक स्केलेटन अपीयर होता है और उसको चारों ओर से ग्रीन और ब्लैक कलर का ऑरा घेर लेता है। उसको सिस्टम द्वारा बताया जाता है, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, तुमने एक हिडन मैच क्लास पाई है और वो है नेक्रोमैंसर। और वो ये पाने के बाद ही बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है वाह कितना अमेजिंग है। और वो बताता है नेक्रोमैंसर एक स्पेशली रेयर क्लास है। इस दुनिया में बस ऐसे गिने चुने लोग ही है जो इस क्लास को पा सके हैं। हाथ में अनडेड स्टाफ के साथ काउंटलेस टॉप रैंक के अनडेड क्रिएचर को हेल के गेट से समन कर सकते हैं। इनफ माना के साथ वो हजारों लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं। और फिर वो अपने सिस्टम विंडो ओपन करते हुए बोलता है, जनरली जो लोग हिडन क्लास को ओपन करते हैं उनके पास इनक्रेडिबली लक होता है। चलो जरा अपने स्टेट पैनल पे तो ध्यान दे लेते हैं, एक नजर तो मारनी जरूरी होती है। तभी हमें उसका सिस्टम पैनल को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है नेम किन्याओ यू, क्लास नेक्रोमैंसर, रियलम अप्रेंटाइज जो लेवल 1 का होता है, स्ट्रेंथ 10, यूथफुल और स्ट्रॉन्ग, डिफेंस 6, एजिलिटी 9, स्पिरिट 0, माना 10 में से 10, हेल्थ 10 में से 10, एक्सपीरियंस 0 में से 10। अब तुमने यहाँ पर गौर करा, यहाँ पर स्पिरिट 0 है जो देखकर यू अपना सिर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, क्या मेरी स्पिरिट एक्चुअली में 0 है? एक नेक्रोमैंसर वो भी 0 स्पिरिट के साथ? अगर तुम लोग ये देखकर समझ चुके हो तो बढ़िया बात है, और जो नहीं समझे उनको मैं बता दूं, यहाँ पर हमारे एमसी एक नेक्रोमैंसर है और वो एक भी अनडेड को समझ नहीं कर सकता। अब देखते हैं क्या वो फ्यूचर में अनडेड्स की आर्मी को बना पाएगा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं हमारा यू एक जगह पर पूरी तरह से दुखी होकर बैठा हुआ होता है और वो वहाँ पर बोल रहा होता है, इनिशियल एट्रीब्यूट पॉइंट प्लेयर की क्लास के अकॉर्डिंग रैंडमली अलॉटेड किए जाते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हर कैटेगरी में जो आप प्राप्त कर सकते हैं वो है 10। और मैजेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एट्रीब्यूट स्पिरिट होता है और अगर ये 5 से कम हुए तो वो कैसे लड़ेगा? तभी उसको सिस्टम द्वारा बताया जाता है, क्या प्लेयर अपने इनिशियल टैलेंट को ड्रॉ करना चाहते हैं? ये देखकर यू रोते हुए बोलता है, कर दो अब कुछ भी मायने नहीं रखता, मैं बर्बाद हो गया हूँ। सिर्फ 0? भले ही मैंने एक ऐसे टैलेंट को ड्रॉ करा है, ये यूजलेस है। और तुम लोगों को तो मालूम ही है यहाँ पर हर कहानी की तरह इस कहानी में भी टैलेंट्स को एफ से लेकर एस तक 7 रैंक्स में डिवाइड किया गया है। अगले दिन हम देखते हैं एक सिस्टम बाहर को, उसमें लिखा होता है टैलेंट ड्राइंग प्रोसेस में है। तभी हम देखते हैं हमारे यू के पास से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है जो देखकर खुद भी हैरान हो रहा होता है। सिस्टम द्वारा बताया जाता है, कांग्रेचुलेशंस, तुमने एक टैलेंट को गेन किया है, ब्रेव हार्ट ऑफ द मैच, रैंक अननोन, रिवॉर्ड है 10 पॉइंट्स ऑफ फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। तभी उसको कुछ और नोटिफिकेशंस आते हैं, उसमें लिखा होता है टैलेंट ब्रेव हार्ट ऑफ मैच, जिसका पैसिव इफेक्ट होता है जब प्लेयर अपने एनिमी को क्लोज कॉम्बैट में मारेगा तो उसको फ्री के एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे।
है और उसका एक्टिव इफेक्ट होता है जो कि यूनिक होता है, उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन उसको बताने से पहले मेरी इच्छा है कि मैं इसको भी हिंदी में पढ़ दूं। बताऊं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? तो चलो सुनने के लिए तैयार हो जाओ। खिलाड़ी अन्य गुण मानों को एक निश्चित गुण मान के समान वैल्यू तक बढ़ा सकता है और इसकी रिस्ट्रिक्शन होती है। सक्रिय प्रभाव को उपयोग करने से पहले केवल एक विशेषता को बांधा जा सकता है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि एक्टिव इफेक्ट को यूज करने से पहले सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट को इससे बाउंड किया जा सकता है। ये देख कर यू हैरान होते हुए बोलता है, माय गुडनेस, क्या मैंने गलत तो नहीं पढ़ा? फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट को इंक्रीज करना लगभग इम्पॉसिबल है। तुम फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट को तभी गेन कर सकते हो जब तुम्हारा लेवल अप होता है। इसके अलावा एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज करना तुम्हारी खुद की प्रैक्टिस के ऊपर रिलाई होता है। और वो फिर बोलता है, ब्रेव हार्ट ऑफ द मैच टैलेंट का पैसिव इफेक्ट मुझे मेरे एनिमी से क्लोज कॉम्बैट करने पर फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट करने के लिए अलाउ देता है। और इस टैलेंट का एक्टिव इफेक्ट, हालांकि मैं उसे सिर्फ एक ही बार यूज कर देता हूँ, ये मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स को सेम लेवल तक बढ़ा देगा। और वो फिर अपने एक्टिव स्किल को यूज करते हुए बोलता है, अगर मैं इस स्किल का अभी यूज करता हूँ, मैं हर किसी में 10 पॉइंट के साथ ऑलराउंडर बन जाऊंगा। सारे एट्रीब्यूट्स 10 के साथ, वो भी बिगिनिंग पीरियड में, ये हिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। लेकिन हम देखते वो इस स्किल का यूज नहीं करता है और फिर वो गौर से उसकी ओर देखते हुए मन में सोचता है, इसका मतलब उसे कुछ तो आइडिया है, बेवकूफ नहीं है वो। और वो फिर अपने सिस्टम पैनल की ओर देखते हुए मन में सोच रहा होता है, अगर मैं इंस्टेंट एट्रीब्यूट को 1000 तक रीच करने तक वेट करूं या 10,000 तक, और अगर मैं उसके बाद यूज करूं तो एक नेक्रोमेंसर, वो भी सारे एट्रीब्यूट्स 10,000 या 1,00,000, ये तो एक असली ऑलराउंडर होगा। और वो फिर मुस्कुराते हुए सोचता है, मुझे पैसिव स्किल क्लोज कॉम्बैट के लिए एंगेज कर दी है, तो फिर मुझे क्लोज कॉम्बैट की जरूरत है। और वो फिर सिस्टम से बोलता है, सिस्टम सारे फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट को अलॉट करो और उन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में ऐड कर दो। और इसी के साथ उसको सिस्टम द्वारा बताया जाता है, कांग्रेचुलेशन, पॉइंट्स को सक्सेसफुली अलॉट करने के लिए प्लेयर कैन नाउ यू स्ट्रेंथ +10। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का स्टेट्स को दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है नेम कैन नाउ यू, क्लास नेक्रोमेंसर रियल्म, ये लिखा होता है जो भी पीरा का था, उसमें लिखा होता है स्ट्रेंथ 20, पावरफुल, डिफेंस 6, एबिलिटी 9, स्पीड 0। और वो फिर आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगला स्टेप है खुद को रजिस्टर करना और बिगनर क्वेस्ट को पूरा करना। बिगनर क्वेस्ट को पूरा करने के बाद ही क्लास को सक्सेसफुल ऑपरेंट माना जाएगा। तभी उसको सिस्टम द्वारा बताया जाता है, तुमको बिगनर क्वेस्ट एरिया पर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं हमारा यू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो फिर एक दूसरी ही जगह पर पहुंच चुका होता है। और हम देखते हैं उसके सामने एक लड़की और एक पोर्टल होता है। लेकिन एक सेकंड, ये वाला पोर्टल मुझे नेदर पोर्टल जैसा क्यों दिख रहा है? और इस जगह को देखकर मुझे हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक की याद आ गई। अगर तुम लोगों ने खेला होगा तो तुमको याद होगा। तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो कि एक एल्फ होती है, वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, हेलो डियर प्लेयर, मैं गाइड हूँ एलन, मैं आपको किस तरह असिस्ट कर सकती हूँ? भाई बोलना हो तो सीधे सीधे बोल दो यार, इस तरह का साधावन दिखाने की क्या जरूरत है? नहीं, तुम ही सोचो ना, ये सीधे खड़े होकर क्यों नहीं बोल सकते भाई? उसको इस तरह देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नॉटी हो रहा के। उस लड़की को देखकर यू अपने मन में सोचता है, कितनी सुंदर है भाई, मुझे भी चाहिए। क्या वो सच में एक एनपीसी है? नहीं भाई, वो एनपीसी नहीं है, तू अपने घर पे उठा के ले जा, कोई नहीं बोलेगा तेरे को। और वो फिर उससे बोलता है, मैं यहाँ पर रजिस्टर करने आया हूँ और अपना बिगनर क्वेस्ट रिसीव करने आया हूँ। ये सुनकर वो एक अपना गिफ्ट बॉक्स निकालते हुए उससे बोलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमको असिस्ट करने में हैप्पी हूँ, ये रहा तुम्हारा बिगनर गिफ्ट पैक। वो जैसे ही उस गिफ्ट पैक को ओपन करता है, उस गिफ्ट पैक के अंदर से एक रोब, एक स्टाफ और एक बुक निकलती है। सिस्टम द्वारा उसको बताया जाता है, प्लेयर कैन नाउ यू को बिगनर आइटम रिसीव करने के लिए कांग्रेचुलेशंस। और वो आइटम होते हैं वर्न आउट मैज रोब, बिगनर मैजिक स्टाफ, और वो बुक होती है एक एफ रैंक स्किल बुक, समनिंग ऑफ द स्केलेटन्स। फिर हम देखते हैं यू को, जो उस रोब को पहनने के बाद बोल रहा होता है, ये मैज रोब ऐसा लगता है कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, मेरी 0 स्पीड के साथ मैं अभी समनिंग को यूज नहीं कर सकता। और वो बंदा अपने मैजिक स्टाफ को प्यार करते हुए बोलता है, फिर भी ये स्टाफ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है, मेरे स्ट्रेंथ में 20 पॉइंट्स के साथ यह चीजों पर अटैक करने के लिए बहुत यूजफुल होगी। और वो बोलता है, मिस एलन, मेरी बिगनर क्वेस्ट क्या है? ये सुनकर वो एल्फ लेडी बोलती है, तुम्हारी बिगनर क्वेस्ट। और वो फिर उस पोर्टल की ओर इशारा करते हुए बोलती है, वो है मिस्टी केव से एस्केप करना। और वो आगे बोल ही रही होती है, मिस्टी केव के एस्केप क्वेस्ट में थोड़ा केयरफुल रहना और ऑब्वियसली स्केलेटन सोल्जर्स को मत मारना, जल्द से जल्द वहां से एस्केप करने का रास्ता ढूंढ लेना, नहीं तो। लेकिन हम देखते वो ये बोल ही रही होती है
ही उसके पास से कोई गुजरता है और वो अपने आंखें खोल के देखती है, वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। भाई जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो किसी की बात सुनते हैं क्या? वो एल्फ लेडी इधर उधर देखते हुए बोलती है वो कहाँ गया? हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर तो अंदर पहुंच चुका होता है और वो फिर सामने की ओर देखता है, जहाँ पर हर जगह स्केलेटन्स की खोपड़ियां पड़ी होती है। और वो फिर पीछे मुड़ते हुए बोलता है, क्या वो कुछ कह रही थी? नहीं चमन, कुछ नहीं कह रही थी वो तो बिना सुने ही आ गया। नहीं, यहाँ पर आके बोल रहा कुछ कह रही थी वो। और वो फिर सामने की ओर देखते हुए बोलता है, जो भी हो, ऐसा नहीं है कि बिगिनर क्वेस्ट इतनी कठिन होगी, यहाँ पर हर जगह इतने सारे स्केलेटन क्यों हैं? तभी हम देखते हैं उसके पीछे से एक स्केलेटन अटैक कर देता है, जिसको महसूस करके वो बोलता है, आखिर ये क्या है? वो देखता है उस स्केलेटन को। उसको सिस्टम द्वारा बताया जाता है, नॉर्मल मॉन्स्टर स्केलेटन सोल्जर, लेवल 1, HP 20 में से 20, स्ट्रेंथ 5, डिफेंस 0, एजिलिटी 1। तभी हम देखते हैं यू अपने उसी स्टाफ को निकालता है और उस स्केलेटन सोल्जर की ओर अटैक करने के आगे बढ़ जाता है और वो उस पर एक ही हिट मारता है, जिससे कारण उसको 20 का डैमेज पड़ता है और एक ही बार में उसकी खोपड़ी से धड़ से अलग हो चुकी होती है। जो देखकर वो बोलता है, ये मर गया? मैजिक का यूज नहीं कर पाना ये सच में बहुत कठिन है। तभी उसको सिस्टम द्वारा बताया जाता है कि आपने सक्सेसफुली स्केलेटन सोल्जर को मार दिया है और वो भी क्लोज कॉम्बैट में, और रिवॉर्ड में उसको 1 फ्री एट्रीब्यूट 1 मिलता है और उसका एक्सपीरियंस +3 से इंक्रीज हो जाता है। फिर उसको एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है, लेयर कैन यू ने फर्स्ट टाइम क्लोज कॉम्बैट में किसी मॉन्स्टर को मारा है। रिवॉर्ड के रूप में एक ए रैंक की पैसिव स्किल मिरेकल ऑफ माइट मिलती है। जो देखकर वो बोलता है, ए रैंक की स्किल ये क्या है? कितना अच्छा है। और फिर वो उस मिरेकल ऑफ माइट की इफेक्ट को देखता है, जिसमें लिखा होता है, स्ट्रेंथ का हर पॉइंट अटैक के 2 पॉइंट में कन्वर्ट हो सकता है। जो देखकर वो बोलता है, स्ट्रेंथ फिजिकल डैमेज देता है और डिफेंस डैमेज को रिड्यूस करता है। तभी हमको उसकी सिस्टम विंडो एक और बार दिखाई जाती है, जिसमें सब सेम होता है, बस स्ट्रेंथ 21 हो चुकी होती है और पावरफुल, और वो भी इंटू 2 में। ये देखकर वो खुश होते हुए बोलता है, स्ट्रेंथ का 1 पॉइंट है अटैक के 1 पॉइंट के इक्वल है, और यही बात दूसरे एट्रीब्यूट्स पर भी लागू होती है। तो इसका मतलब है कि अगर अपोनेंट के पास कोई भी डिफेंस नहीं है तो मैं उसको एक ही बार में 42 का डैमेज दे सकता हूँ। ये स्किल स्ट्रेंथ के 1 पॉइंट को 2 में यूज कर सकती है। ये तो सिंपली ओवर पावर है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से जमीन से बहुत सारे हाथ निकलते हैं और हम देखते हैं वहाँ जमीन में से वही स्केलेटन सोल्जर निकल रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो मन में सोचता है, वेल अभी भी मेरी टॉप प्रायोरिटी इस बिगिनर क्वेस्ट को कंप्लीट करना है। और इसी साथ हम देखते हैं वो सभी स्केलेटन मॉन्स्टर यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और वो जस्ट उसके पास पहुंच ही जाते हैं। लेकिन तभी वो अपने स्टाफ को उन मॉन्स्टर्स की तरफ घुमाता है और वो 1 स्टाफ मैन बन चुका होता है। अरे नहीं समझे, जैसे कि 1 पंच मैन है, ये 1 स्टाफ मैन है। उसके एक ही स्टाफ के अटैक से वहाँ पर सारे स्केलेटन मर चुके होते हैं और इस वक्त हम देखते हैं उसने 4 स्केलेटन को मार दिया होता है। उसको रिवॉर्ड में 4 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं और एक्सपीरियंस 12 से प्लस हो जाता है और इसी साथ उसका लेवल अप भी हो चुका होता है। और हम देखते हैं उसका एक्सपीरियंस आउट ऑफ 10 से आउट ऑफ 20 हो चुका होता है और उसको वापिस से 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं और लेवल अप होने के कारण वो ग्लो करने लगता है और वो अपने आप को देखते हुए मन में सोचता है, मैंने लेवल अप किया है, मुझे बस इन स्केलेटन सोल्जर्स को मारने पर ही 4 एट्रीब्यूट पॉइंट मिल गए। मेरी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 30 पॉइंट पर पहुंच चुकी है। क्या तुम जानते हो एक रेगुलर न्यू कमर के लिए सिंगल एट्रीब्यूट को भी 10 पर करना उसको जीनियस कंसीडर किया जाता है। और तुम देख लो उसके वापिस से स्टेट्स को मैं बार बार नहीं बताने वाला, बोर हो चुका हूँ मैं भी इसको बताते हुए बताते। और वो फिर अपने इन स्टेट्स को देखते हुए मन में सोचता है, हालांकि इस मिस्टी केव में लेवल अप करने के लिए सिर्फ स्केलेटन सोल्जर ही नहीं है ना? ये तो बहुत सिंपल लग रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके साइड में एक ब्लास्ट होता है और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर से एक और स्केलेटन निकल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उस स्केलेटन मॉन्स्टर को, जो कि बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। सिस्टम द्वारा बताया जाता है, नॉर्मल मॉन्स्टर स्केलेटन सोल्जर कैप्टन, जिसके लेवल 3 हेल्थ 50 में से 50, स्ट्रेंथ 15, डिफेंस 20 और एजिलिटी 1 होती है। जिसको देखकर यू मन में सोचता है, 15 स्ट्रेंथ के साथ अगर मैं इस मॉन्स्टर की चपेट में आ गया तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। और वो फिर अपने स्टाफ को बाहर निकालते हुए सोचता है, लेकिन इसकी एजिलिटी सिर्फ 1 ही है, ये बेटर होगा कि मैं इस पे पहले अटैक करूं। और वो फिर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने शील्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और फिर हम देखते हैं वो स्केलेटन कैप्टन अपने स्पेयर की मदद से यू पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा यू उसको डॉज कर लेता है। और डॉज करने के बाद वो अपने मन में सोचता है, ये कमीना इसने डिफेंस करते समय अटैक किया और इसने आसानी से जमीन को तोड़ दिया। और फिर यू उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए सोचता है, यहाँ पर एक ओपनिंग है। और इसी साथ हम देखते हैं वो अपनी स्टाफ की उस मॉन्स्टर के पेट पर जोर से मारता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और यू ऊपर से आते हुए उस पर अटैक करता है और अटैक करते हुए उससे बोलता है, तुम में हिम्मत हो तो इसे ब्लॉक करके बताओ।
थर्ड डंप स्मैश। और हम देखते इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर पर अपने स्टाफ की एक जोर से हिट मारता है, जिसके कारण उस मॉन्स्टर को -50 का डैमेज पड़ता है। और फिर उसको सिस्टम द्वारा बताया जाता है कि न्याओ यू ने क्लोज कॉम्बैट में स्केलेटन सोल्जर कैप्टन को मारा है, तो रिवॉर्ड में 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट और एक्सपीरियंस को +10 से बढ़ा दिया जाता है। और वो फिर बोलता है क्या अपोनेंट था। तभी वो स्केलेटन कुछ ड्रॉप करता है कि न्याओ यू बोलता है अगर बिगनिंग क्वेस्ट पहले से इतनी कठिन है तो दूसरों ने इसे कैसे पूरा किया होगा। और वो फिर उसके ड्रॉप को उठाते हुए बोलता है मुझे याद है कि प्रिंसिपल ने कहा था कि एक मॉन्स्टर को हराने के बाद उसका कोर गिरने की संभावना होती है। अगर तुम इसे ओपन करते हो तो तुम्हें रैंडम रिवार्ड्स मिलेंगे। मुझे आश्चर्य है कि मुझे क्या मिलेगा। तभी वो उसको खोल लेता है। उसको रिवॉर्ड में कुछ ग्लव्स मिलते हैं। सिस्टम द्वारा उसको बताया जाता है स्केलेटन फिस्ट डी रैंक डिस्पोजेबल आइटम। इसको यूज करने के बाद जो नेक्स्ट अटैक होगा वो गारंटीड क्रिटिकल हिट देगा। ये देखकर वो बोलता है हाँ ये डिस्पोजेबल आइटम क्यों है, ये ज्यादा अच्छा होता अगर ये परमानेंट होता। तो भाई जितना मिल रहा है ना उतने में खुश रहे। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से बहुत सारे स्केलेटन निकलने लग जाते हैं। और फिर वो पीछे मुड़कर उनको देखते हुए सोचता है क्या और ज्यादा। और फिर हम देखते हैं वो सारे स्केलेटन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिनको देखकर वो सोचता है इनके नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और फिर वो भी आगे बढ़ते हुए मनु सोचता है भले ही मैं अभी लेवल 2 पर ही हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ अभी भी 20 पॉइंट ही है। मुझे केयरफुल रहना होगा, गलती से भी इनसे हिट नहीं होना होगा। और फिर हम देखते हैं वो उनको मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उन स्केलेटन्स को मारने के कारण उसको बहुत सारे फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट और एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं। सिस्टम द्वारा उसको बताया जाता है आपको लेवल अप करने के लिए कांग्रेचुलेशन, करंट एक्सपीरियंस पॉइंट है 20 आउट ऑफ 30, 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स अवॉर्डेड। और वो फिर वो सोचता है ये तो अच्छी बात है कि इन स्केलेटन्स के पास में सिर्फ वो 1 पॉइंट की एजिलिटी है। और वो फिर बोलता है मैंने वापस से लेवल अप किया है। चेक एट्रीब्यूट स्क्रीन। फिर उसकी एट्रीब्यूट स्क्रीन से सामने अपीयर होती है। उसमें सब कुछ सेम होता है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे, जैसे उसका रैल्म अप्रेंटिस लेवल 3, स्ट्रेंथ 46, ओवरवेलमिंग वैगोर माना जो 40 पर था वो 80 पे पहुंच चुका होता है। और उसकी हेल्थ भी 20 से 30 पे हो चुकी होती है। एक्सपीरियंस भी बढ़ चुका होता है। टैलेंट ब्रेव हार्ट ऑफ अ मैज अननोन ग्रेड, स्किल मिरेकल ऑफ माइट A ग्रेड। फिर अगले सीन में हमें आउटसाइड स्कूल को दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ बच्चे वहाँ पर टेस्ट से बाहर आ चुके होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं तुमने कौन सी क्लास प्राप्त की है। दूसरा बंदा बोलता है मैंने वॉरियर क्लास ली है, मेरे एंसेस्टर्स को मुझ पर प्राउड होगा। तभी हमें वहाँ पर 3 बंदों को दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा बोलता है हर कोई बेसिकली आउट हो गया। फिर दूसरा बंदा बोलता है प्रिंसिपल ने अभी तक कुछ भी अनाउंस क्यों नहीं किया। ये सुनकर उनका एक साथी बोलता है डोंट टेल मी कोई अभी भी उसके अंदर है। तभी वही बंदा उस दूसरे वाले बंदे से बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम इतने सिंपल टास्क में इतना समय कैसे ले सकते हो। ये सुनकर वो दूसरा बंदा बोलता है हालांकि वो अंदर वाले स्केलेटन सोल्जर थोड़े स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बहुत धीरे भागते हैं, वो हमें पकड़ भी नहीं सकते। और अगर कोई सच में उसके अंदर फेल हो गया और मारा गया, मैं तो भाई उसके ऊपर हंसने वाला हूँ। हम देखते उसी बंदे के पीछे एक मोटे बंदे को, जिसका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस होता है। फिर हमें उसी बंदे को दिखा दिया जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि न्याओ यू अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, कोई भी रास्ता नहीं है कि उसके साथ कुछ हुआ हो। फिर हमें अंदर न्याओ यू को दिखाया जाता है, जिसने सभी स्केलेटन मॉन्स्टर को सफाचट कर दिया होता है। और वहाँ पर बोल रहा होता है क्या सभी स्केलेटन मर गए, अभी तक टास्क कंप्लीट करने का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तभी वहाँ पर कोई बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर यू हैरान हो जाता है। तभी हम देखते वहाँ पर मौजूद सभी स्केलेटन के हेड हवा में फ्लोट करने लगते हैं और वो सभी एक साथ एक और जाने लगते हैं। ये देखकर यू हैरान हो जाता है। और हम देखते वो सभी हेड एक साथ कहीं जाकर मर्ज होने लगते हैं। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये स्कल्स एक साथ कंबाइन हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं वो सारे स्केलेटन कंबाइन होकर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन चुके होते हैं। वो मॉन्स्टर यू की तरफ एक जोर से रोर करता है। सिस्टम द्वारा उसको बताया जाता है नॉर्मल बॉस स्केलेटन किंग, जो कि अभी इंजर्ड होता है, जिसके लेवल 10 होती है, हेल्थ 400 आउट ऑफ 500, स्ट्रेंथ 45, डिफेंस 60, एजिलिटी 1 और उसकी स्किल होती है बोन पायर्स और बोन एक्सप्लोजन। यह देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए बोलता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, एक बिगनर टास्क में बॉस कैसे हो सकता है, क्या वो लोग चाहते हैं कि बिगनर्स मर जाएं। तभी हम देखते वो स्केलेटन बॉस न्याओ यू पे अपने वेपन से अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं यू ने भी जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है। उस अटैक को डॉज करने के बाद वो मन में सोच रहा होता है लकीली मैंने इसे डॉज कर लिया, अगर ये मुझे जरा सा भी हिट कर जाता तो मैं प्रोबेबली मर सकता था। और वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए उनमें सोचता है हालांकि ये कमीना बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये फुर्तीला नहीं है, जो कि मेरे लिए सिर्फ एक लौता एडवांटेज है। इसका डिफेंस 60 जितना हाई है, मैं नहीं जानता कि मेरी पावर इसके डिफेंस को तोड़ पाएगी कि नहीं। तभी हम देखते यू तेजी से आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिसके कारण उसको 32 का डैमेज
डैमेज पड़ता है, जो देखकर वो मन में सोचता है मेरे अटैक ने काम किया। हालांकि इसने सिर्फ वो 32 का डैमेज दिया। कहने का मतलब यह है कि जब तक मैं स्केलेटन किंग पर लगभग 10 बार अटैक कर दूं तो मेरे जीतने का चांसेस है। और हम देखते वो ये कहने के साथ ही उस पर बहुत तेजी से अटैक करना शुरू कर देता है और उसके अटैक करने के कारण उस स्केलेटन मॉन्स्टर को बहुत सारे 32 के डैमेज पड़ रहे होते हैं। और फिर हम देखते वो इतनी मार खाने के बाद नीचे गिर चुका होता है। यो अपने मन में सोच रहा होता है ये पागल क्या सच में यहाँ पर लोगों को सिर्फ डराने के लिए था? उसकी अभी भी 200 HP बची हुई है, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। तभी वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। तभी हम देखते वो स्केलेटन किंग उठते हुए हमारे एमसी से बोलता है मैंने कई सालों तक मिस्टी केव को गार्ड किया है, लेकिन मैंने कभी ऐसा प्लेयर नहीं देखा जो उस तक पहुंचने का रास्ता जान ले। अगर मेरे अभी तक कम स्केलेटन सोल्जर मरते तो मैं अभी तक असुरक्षित नहीं होता। और फिर भी एक न्यूबी किस तरह मेरे जैसे ग्रेट पर्सन के डिफेंस को तोड़ सकता है? मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ सकता। और हम देखते हैं यू पीछे की ओर जाते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि ये स्ट्रोंगर हो गया। और फिर हम देखते हुए स्केलेटन किंग तेजी से यू के सामने आ चुका होता है, जो देखकर वो सोचता है और तेज भी। और फिर वो स्केलेटन किंग पागलों की तरह यू पर अटैक करने लग जाता है। यू भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो डॉज करते हुए मन में सोचता है ऐसा लगता है कि अब उसको डायरेक्ट तोड़ना पॉसिबल नहीं है, मुझे सबसे पहले उसकी मूवमेंट को रोकना होगा। और वो देखता है सामने की तरफ वो स्केलेटन मॉन्स्टर उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। और फिर वो सोचता है इसके पीछे वो बोल्डर ऐसा लग रहा है जैसे वो जल्दी गिरने वाला है। फिर वो स्केलेटन किंग उस पर अटैक करता है, लेकिन यू तेजी से उसको डॉज करता है और तेजी से उसके साइड में आ चुका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्केलेटन किंग यू की तरफ मुड़ जाता है और हम देखते हैं हमारा यू एक चट्टान के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उस स्केलेटन से बोलता है मेरी तरफ आओ तुम बड़े बंद दिमाग के। ये सुनकर वो स्केलेटन उस पर अटैक करता है, जो देखकर यू उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसके कारण वो उस अटैक से हिट होकर पीछे की तरफ फेंका जाता है। उस अटैक को खाने के बाद हमारा यू अपने मन में सोच रहा होता है वो अटैक मुझ पर सीधे लग गया और मेरी HP ऑलरेडी लो है। हमें उसकी HP को दिखाया जाता है जो कि 30 में से 4 ही बची होती है। तभी हम देखते वो स्केलेटन किंग उस पर वापिस से अटैक करने के लिए आता है, जो देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है, पूरी तरह से घबराने लगता है। बट वो टाइम रहते हुए वहाँ से निकल जाता है और उस मॉन्स्टर का पंच सीधे उस चट्टान में जाके लगता है, जिसके कारण वो चट्टान पूरी तरह से टूट जाती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसके कारण उस मॉन्स्टर की 70 HP चली जाती है। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उन चट्टान के ढेर में से वापिस से बाहर आ जाता है, लेकिन हमें उसकी HP दिखाई जाती है जो कि 500 में से 129 ही बची होती है। फिर हम देखते हैं हमारा यू भी फाइट करते करते थक गया होता है और वो मन में सोच रहा होता है मैं अब इसे और लंबा नहीं खींच सकता, मुझे जल्द से जल्द इस फाइट को एंड करना होगा इससे पहले कि ये पूरी तरह से खड़ा हो जाए। और फिर वो उस पे जंप करते हुए बोलता है इसे एक ही स्ट्राइक में मार डालो। फिर हम देखते यू को जो उसको पहले जो ग्लव मिला था उसी को बाहर निकालते हुए बोलता है स्केलेटन बॉक्सिंग ग्लव। और तुम लोगों को तो इसके बारे में मालूम ही है, ये स्केलेटन बॉक्सिंग ग्लव है जो कि एक डी रैंक का कंज्यूमेबल आइटम है, जिसका यूज करने पर अगला हिट क्रिटिकल डैमेज देता है। और फिर हम देखते यू उस ग्लव में पावर इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर उस स्केलेटन की भी भग चुकी होती है और इसी साथ हम देखते हैं यू तेजी से उस पर अटैक कर देता है, उसको 132 का डैमेज पड़ता है। लेकिन तभी अगले दिन हम देखते हैं हमारा एम से बाहर निकलने वाले पोर्टल के सामने खड़ा हुआ होता है। उसको सिस्टम द्वारा बताया जाता है द बिगिनर्स क्वेस्ट एस्केप फ्रॉम द केव ऑफ मिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मिस्टर क्वान यू को अदरवर्ल्ड का प्लेयर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। फिर हमें अगले नोटिफिकेशन में उसके और उस बॉस मॉन्स्टर की फाइट का रिजल्ट बताया जाता है, जिसमें लिखा होता है मैच किनियाओ यू को कांग्रेचुलेशंस केव ऑफ मिस्ट के इस बॉस को मारने के लिए द स्केलेटन किंग, और वो भी पहली बार। तो उसको रिवॉर्ड में 300 फ्री स्टेट पॉइंट दिए जाते हैं। और अगले नोटिफिकेशन में उसको बताया जाता है किनियाओ यू ने उस बॉस मॉन्स्टर को क्लोज कॉम्बैट में हराया है, इसलिए उसे 10 फ्री स्टेट पॉइंट दिए जाते हैं और उसका एक्सपीरियंस प्लस 50 से बढ़ जाता है और उसका लेवल 5 हो चुका होता है। और बाकी के सिस्टम नोटिफिकेशन को एक ही बार में एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लेयर को 3 लेवल से एक ही बार में बढ़ाने के लिए एक रिवॉर्ड दिया जाता है, उसका एक्सपीरियंस भी आउट ऑफ 50 पर पहुंच चुका होता है। और फिर उसको रिवॉर्ड के रूप में द रिंग ऑफ स्केलेटन किंग मिलती है, जो पाते हुए वो बोलता है क्या मुझे बॉस इक्विपमेंट्स भी मिल सकते हैं। फिर हमें उसी रिंग के बारे में बताया जाता है
द रिंग ऑफ स्केलेटन किंग लेवल सी रैंक, जिसका इफेक्ट होता है इसको पहनने के बाद प्लेयर का जो फर्स्ट नॉर्मल अटैक होगा उसके डैमेज को 50% से इंक्रीज कर दिया जाएगा। उसका कूल डाउन होता है 24 आवर्स और उसकी रोल रिस्ट्रिक्शन नॉन होती है। उस रिंग को पाने के बाद वो बोलता है बुरा नहीं है, हालांकि ये स्केलेटन बॉक्सिंग ग्लव जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसका एडवांटेज है कि इसको वापस से मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मैं सी रैंक इक्विपमेंट्स का एक टुकड़ा बेचता हूँ तो कम से कम इसकी कीमत लाखों में होगी। इस बार मैंने सोना हासिल कर लिया। और वो फिर उस पोर्टल की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है फर्स्ट किल, क्या इसका मतलब है कि किसी ने अभी तक पहले कभी स्केलेटन किंग को नहीं मारा? तो आखिर उन्होंने ट्रायल को पास कैसे किया? इस बेवकूफ को कौन बताए कि वहाँ से सिर्फ स्केप करना था, उनसे लड़ाई पंगे नहीं लेनी थी। और फिर उसके अंदर जाते हुए बोलता है जो भी हो मुझे पहले यहाँ से निकलना चाहिए। फिर हमें उसके स्टेट्स को दिखाया जाता है जिसका रियलम लेवल 5 डिसाइपल हो गया होता है, स्ट्रेंथ 76 हो गई होती है, माना 80 से 200 पे पहुंच चुका होता है और एचपी भी 50 पे पहुंच चुकी होती है, एक्सपीरियंस भी 50 पे पहुंच चुका होता है। फिर हम देखते हैं यू वहाँ पर सभी के बीच टेलीपोर्ट हो चुका होता है। फिर हम देखते साइड में उसी फैटी को जो कि उसको देखकर हैरान हो गया होता है। लेकिन तभी अगली सीन में हम देखते हैं वो फैटी दौड़ते हुए यू के पास आते हुए उससे गले मिलते हुए बोलता है कि यू। फैटी को अपने पास इतने अचानक से आते देख यू हैरान हो जाता है और उससे बोलता है यांगडी तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ हमको मालूम पड़ता है ये हमारे यू का फ्रेंड है। वही मैं सोच रहा हूँ एक ना एक कहानी में हमारे मेन कैरेक्टर का कोई ना कोई फैटी फ्रेंड तो होता ही है। फिर वो फैटी हमारे यू से बोलता है कि यू तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुमने बिगनर मिशन को कंप्लीट करने में इतना टाइम क्यों ले लिया? मैंने ऑलमोस्ट सोच लिया था कि तुम मर गए। ये सुनकर यू उससे बोलता है क्या तुम सभी ने बिगनर मिशन को कंप्लीट कर लिया और इतनी जल्दी बाहर आ गए? ये सुनकर यांग उसे बोलता है हाँ, लास्ट पर्सन को भी बाहर आए को 3 घंटे हो गए। फिर यू फैटी से बोलता है ठीक है, लेकिन तुमने कौन सी क्लास को लिया है? फिर ये सुनकर यांग उसे बोलता है मुझे मैच मिला है, क्या तुम जानते हो मैच क्या होता है? और वो फालतू की एक्टिंग कर रहा होता है जिसको देखकर यू अपने मन में सोच रहा होता है अजीब बात है, हमको सेम मिला। तभी उनके पास कोई बंदा आते हुए हंसते हुए उससे बोलता है कि यू तुम वो पर्सन हो जो सबसे लास्ट आया है। फिर हमें उसी बंदे को दिखा दिया जाता है। वो फिर बड़ी एटीट्यूड में यू से बोलता है तुम एक यूजलेस के अलावा कुछ भी नहीं हो, हैंडसम होने से क्या फायदा, अदर वर्ल्ड में टैलेंट ही किंग है। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये होता है क्लास मॉनिटर माँ फे। ब्रो इसका नाम है कि गाली। फिर माँ बोलता है नहीं, फिर फे बोलता है क्या तुम जानते हो मेरा रोल क्या है? तभी हम देखते हैं यू को जो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये फे मुझसे बार बार की लड़ाई क्यों लेना चाहता है। फिर हम देखते हैं वापिस से उसी बुढ़ाऊ प्रिंसिपल को जो वहाँ पर सभी से बोल रहे होते हैं ठीक है सभी लोग अदर वर्ल्ड में इनरोल हो चुके हैं, कल पूरी क्लास बिगनर ट्रेनिंग में पार्ट लेगी, चलो एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सभी अपने रोल और अपने टैलेंट का इंट्रोडक्शन दो। तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदे बोल रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है मैं एक सोल्जर हूँ और मेरा टैलेंट डी रैंक का है। दूसरा बंदा बोलता है मैं एक असिस्टेंट हूँ। हम देखते हैं वहाँ पर तीसरे बंदे को जो बहुत दुखी होते हुए बोलता है मेरा तो टैलेंट एफ रैंक का है। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जो वहाँ पर बोलती है मैच और हीलर। हमें दिखाया जाता है उसी लड़की के स्टेटस विंडो को, उसमें लिखा होता है नेम झाओ जुए, रोल हीलर, रियल में है डिसाइपल, लेवल 2, स्ट्रेंथ 3, डिफेंस 6, एजिलिटी 5 और स्पीड 6। तभी हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो बोलती है मैं एक मिड शील्ड हूँ बी रैंक टैलेंट के साथ। हमें उसके स्टेट विंडो को दिखाया जाता है जिसमें उसका नाम होता है जो यू, रोल पलादिन, रियल डिसाइपल, लेवल 2, स्ट्रेंथ 5, डिफेंस 9, एजिलिटी 6 और स्पीड 3। तभी एक और बंदा वहाँ पर बोलता है प्रिंसिपल मेरा रोल है स्वॉर्डमैन, और वो बंदा और कोई नहीं माँ फे होता है जिसका रोल स्वॉर्डमैन, रियल डिसाइपल, लेवल 3, स्ट्रेंथ 9, डिफेंस 6, एजिलिटी 8 और स्पीड 4 होती है। और वो बोलता है मेरा टैलेंट है बी रैंक, जिसको देखकर वहाँ पर लोग एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं एक स्वॉर्डमैन। दूसरा बंदा बोलता है स्वॉर्डमैन तो बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल है अदर वर्ल्ड में, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। क्लास मॉनिटर हेवन से द्वारा ब्लेस्ड है। उसको देखकर प्रिंसिपल मन में सोचते हैं बी रैंक टैलेंट वाले किसी भी पर्सन को पहले से ही जीनियस की श्रेणी में काउंट किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि इस बैच के स्टूडेंट इतने भी बुरे नहीं हैं। तभी कोई बोलता है अगला क्या यू। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यू वहाँ पर बोलता है मेरा रोल है नेक्रोमैंसर और मेरा टैलेंट है, लेकिन वो आगे बोलते बोलते चुप हो जाता है और फिर सामने की ओर देखते हुए बोलता है ओ मेरे टैलेंट को रिवील करने का ये सही टाइम नहीं है। और वो हमने सोचता है कौन जानता कि ये क्या है, मैं खुद भी नहीं जानता। तभी हम देखते प्रिंसिपल
प्रिंसिपल को जो बहुत खुश होते हुए बोलते हैं, एक नेक्रोमेंसर, एक हिडन रोल। तभी हम देखते हैं बच्चों को जो ये सुनकर बहुत हैरानी के साथ बोलते हैं, क्या ये सच है? दूसरा बंदा बोलता है, एक बार एक नेक्रोमेंसर था जिसने अपने दम पर दूसरे यूनियन का सफाया कर दिया था। हम देखते फे को जो जेलस फील करते हुए मन में सोचता है, एक नेक्रोमेंसर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और वो सोचता है, लेकिन अगर ये एक हिडन क्लास है तो क्या होगा? मैजेस के रोल बहुत ही नाजुक होते हैं और वो पास आकर उन्हें मार देने वाले लोगों से बहुत ही डरते हैं। नेक्रोमेंसर आम लोगों की तुलना में और भी ज्यादा कमजोर होते हैं क्योंकि वे मरे हुए लोगों के संपर्क में कई साल बिताते हैं। एक समनिंग स्पेल को कास्ट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और ये कहा जा सकता है कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके पास कोई टीम नहीं है। असेसियंस, स्वॉर्डमैन और इसी तरह अटैक फोकस्ड रोल्स नेक्रोमेंसर के सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं। और फिर वो हमारे यू की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, उसने इस टैलेंट की रैंक नहीं बताई। मुझे यकीन है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका टैलेंट बहुत कम रैंक का था और उसे इसे जोर से कहने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। तभी हम देखते हैं एक बंदा यू को देखते हुए बोलता है, वाओ, क्या यू को देखो, वो एरोगेंट और इरिटेबल नहीं है। क्या एक जीनियस पर्सन का ये एटीट्यूड होता है? कितना कूल है। उसके पास एक हिडन रोल है लेकिन फिर भी वो कितना शांत है। मैं क्याओ यू से खुद की तुलना नहीं कर सकता। फिर दूसरा बंदा बोलता है, एक जीनियस और हम जैसे ऑर्डिनरी पर्सन के बीच यही अंतर होना चाहिए। यहाँ तक कि उसकी पर्सनालिटी भी इतनी जमीनी है, यहाँ बोलूं तो इतनी लो प्रोफाइल है। अगर मुझे कोई हिडन रोल मिला होता तो मैं क्याओ यू की तरह शांत नहीं रह पाता। फिर हम देखते हैं यू को जो अपने मन में सोच रहा होता है, एक नेक्रोमेंसर जो एक स्पेल को भी कास्ट नहीं कर सकता, वो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन से थोड़ा स्ट्रॉन्गर है। बिगिनर ट्रायल्स में एक बार मुझे ये भी यकीन नहीं था कि मैं खुद की प्रोटेक्शन कर पाऊंगा। मैं अलग दिखने की हिम्मत क्यों करूंगा? अगर मेरे क्लासमेट्स को पता चल गया कि मैं किसी भी अनडेड क्रिएचर को समन नहीं कर सकता तो क्या होगा? तभी हम देखते प्रिंसिपल को जो वहाँ पर अपने मन में सोच रहे होते, क्या यू तुमने ये कर दिया। बिगिनर ट्रायल को कंप्लीट करने पर तुम बिना किसी डाउट के कंट्री के टॉप यूनिवर्सिटीज में इंटर कर पाओगे। फिर सभी के आपस के इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद प्रिंसिपल उन लोगों से बोल रहे होते हैं, ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर ही खत्म होती है, घर जाओ और अपने कल के बिगिनर ट्रायल के लिए प्रिपेयर करो। तभी हम देखते हैं फेडी को जो यू के पास आते हुए उससे बोलता है, क्या यू तुम सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आखिर मैं नेक्रोमेंसर क्यों नहीं पा सका? और फिर वो अपने स्टैट्स की ओर देखते हुए बोलता है, फॉर्चुनेटली मेरे पास स्पिरिट 8 है और दूसरे एट्रीब्यूट इतने भी बुरे नहीं है। इसका मतलब है कि मेरा टैलेंट इतना भी बुरा नहीं है। यू अपनी स्पिरिट की ओर देखते हुए उससे बोलता है, कोई चिंता नहीं है, हार्ड वर्क क्लमसीनेस को दूर करता है। और वो मन सोचता है, यहाँ के एट्रीब्यूट सिर्फ सिंगल डिजिट के हैं जबकि मेरे पास 76 एट्रीब्यूट पॉइंट्स है। क्या मैं एक हेवन डिफाइंड एग्जिस्टेंस बन रहा हूँ? फिर हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है, हमें क्या यू के घर के ओर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो अंदर एंटर करते हुए बोलता है, मैं घर आ गया। और वो फिर अंदर जाते हुए मन में सोचता है, ये वही घर है जिसे मेरे पेरेंट्स मेरे लिए छोड़ गए हैं। जब से वो गायब हुए उसके बाद से मैं जब भी घर आता हूँ मैं बोलता हूँ मैं घर आ गया। मेरी मेमोरीज में मेरे फादर और मदर दोनों इस वर्ड का यूज करते थे जब भी वो घर आते थे। इस वर्ल्ड में मेरे पेरेंट्स काइंड और जेंटल थे। जब मैं 6 साल का था तो मेरे पेरेंट्स से कहा था कि वो क्योटो जा रहे हैं। वो उसके बाद से ही मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गए हैं और तब से मैं एक अनाथ बन गया और तब से 12 साल बीत चुके हैं। आखिर वो लोग कहाँ चले गए? और वो फिर सोचता है, मुझे उस सच का पता लगाने के लिए क्योटो यूनिवर्सिटी लेनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो सभी स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हमारा एमसी, वो सभी स्कूल में गैदर हुए होते हैं। उनके सामने प्रिंसिपल खड़े होते हैं जो उन लोगों से बोल रहे होते हैं, आज के बिगिनर ट्रायल के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। और वो फिर बोलते हैं, अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो याद रखना, इमीडिएटली एग्जिट कर देना। मरने से तो ट्रायल को फेल करना ही बेटर होगा। और वो फिर उन सभी से बोलते हैं, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। जनरली जो बिगनेस डंजन होते हैं वो इतने डेंजरस नहीं होते हैं और वो प्लेयर्स को मौत की ओर नहीं ले जाते हैं। एक बार एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था, एक एंटायर बिगनर डंजन और एक क्लास के सभी 40 लोगों का सफाया हो गया। कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं पाया गया और उस दिन से कोई भी नहीं जान पाया कि वो किस तरह का टेरिफाइंग डंजन था। लेकिन उस डंजन का नाम नाइटमेयर विलेज के नाम से जाना लगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, लेकिन इस बारे में ज्यादा टेंशन मत लो जब तक कि तुम
तुम टाइम पर वर्चुअल वर्ल्ड से निकल जाते हो तो तुम डेंजर से बाहर हो तो तैयार हो जाओ। जब ये स्टॉप वॉच 0 पर आ जाएगी तो वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करने का टाइम हो जाएगा और वो स्टॉप वॉच 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करते हुए 0 पर आ जाती है और फिर वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, बिगिनर ट्रायल शुरू होता है। हम देखते हैं हमारे मैन कैरेक्टर को जिसके आसपास ब्लैक कलर का फॉग या बोलो तो ब्लैक कलर का ऑरा आने लगता है और इसके साथ बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ वो लोग एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं। तो ये वो डेंजर है जिसे हमें क्लियर करना है। कितना ग्लूमी एनवायरनमेंट है। एक बंदा बोलता है, चिंता मत करो क्लासमेट्स, मेघ माफे तुम्हें डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा। हम देखते हैं यू को जो कि सामने की ओर देख रहा होता है। वो सामने देखता है एक बड़े से गेट को। तभी फे आगे जाते हुए उनसे बोलता है, एवरीवन मुझे फॉलो करो, मैं माफे तुम्हें लीड करूंगा। और वो आगे जाते हुए अपने मन में सोचता है, क्या यू भले तुम एक नेक्रोमेंसर हो तो क्या हुआ, तो मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि मैं ही इस क्लास को मॉनिटर करने के लिए सूटेबल हूँ। मैं पूरी क्लास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तभी यू अपने मन में सोचता है, कितना अजीब है, ये किस तरीके का डंजन है, अभी तक किसी भी तरीके का सिस्टम नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है, कितना बुरा है। हम देखते हैं ये एक मॉन्स्टर होता है जो वहाँ पर आते हुए बोलता है, इतने यंग पर्सन्स, कितने अफसोस की बात है। तभी हम देखते हैं उन स्टूडेंट्स को, उनमें से माफे अपने अटैक पोजीशन में आते हुए वहाँ पर बोलता है, अगर ये कौन है, क्या ये एक एनपीसी है। तभी हम देखते हैं यू को जो उससे बोलता है, अंकल आपका इससे क्या मतलब था। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनकर वो बुढ़ा बोलता है, वेलकम टू द नाइटमेयर विलेज। और उस बुढ़ो की कहने के साथ ही हम देखते हैं उन लोगों को सिस्टम नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। उसमें लिखा होता है, वेलकम टू द बिगिनर ट्रायल नाइटमेयर विलेज, डिफिकल्टी बिगिनर एस रैंक। उन सभी को और भी नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें एक में लिखा होता है, नोट बिगिनर ट्रायल के डिफिकल्टी का कैलकुलेशन दूसरे डंजन से सेपरेटली की जाती है। बिगिनर एस रैंक नॉर्मली ई रैंक डंजन के इक्वल है। और फिर उन्हें सिस्टम द्वारा बताया जाता है, ट्रायल रिक्वायरमेंट्स सर्वाइव और एग्जिट नाइटमेयर विलेज के कोर सीक्रेट को बाहर लाना। उस नाइटमेयर डंजन को देखकर सभी स्टूडेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस नाइटमेयर डंजन को देखकर उन सभी स्टूडेंट की हवाइयां उड़ चुकी होती है। उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, नाइटमेयर विलेज। एक लड़की घबराते हुए बोल रही होती है, ये वही है जिसे कोई भी क्लियर नहीं कर पाया, नाइटमेयर विलेज जिसने 40 लोगों की जिंदगी को ले लिया। तभी हम देखते हैं वहाँ से बहुत सारे बच्चे भागते हुए बोल रहे होते हैं, मुझे घर जाना है, मैं और नहीं खेलना चाहता, मेरा हो गया। तभी हम देखते हैं माफिया उन लोगों से बोल रहा होता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हर कोई मैं तुम्हें लीड करूंगा और इस नाइटमेयर विलेज से बाहर निकालूंगा। तभी हम देखते हैं यू को जो अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ तक कि एक ई रैंक डंजन के लिए भी तुमको इसे क्लियर करने के लिए कम से कम एक बिगिनर स्टेज की जरूरत होती है। हम सभी ट्रेनी हैं, हम इसे कैसे साफ कर सकते हैं। तुम लोगों को बता दो कि यहाँ पर अप्रेंटिस लगा था लेकिन मैंने उसे ट्रेनिल बोला है, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना। फिर हमें अगली सीन में लेवल्स को दिखाया जाता है। सबसे नीचे होता है अप्रेंटिस, उससे ऊपर होता है बिगिनर स्टेज, उसके ऊपर होता है इंटरमीडिएट स्टेज, उसके ऊपर होता है एडवांस, उसके ऊपर होता है जेड स्टेज और उसके ऊपर होता है गॉड। अप्रेंटिस होता है लेवल 1 से 10, बिगिनर होता है लेवल 11 से 20 और इंटरमीडिएट होता है लेवल 20 से 30। और फिर हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड में रैंक्स को इसी तरह से बांटा गया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उन्हीं छोरियों को जो कि बाहर की ओर भागने में लगे होते हैं, लेकिन वो गेट बंद हो जाता है और उसके ऊपर एक बैरियर लग जाता है जिसके कारण एक बंदा उसे टकरा कर पीछे की ओर गिर जाता है, जो देखकर बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो बूढ़ा उन लोगों से बोलता है, कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम एक बार नाइटमेयर विलेज में एंटर कर जाते हो तो तुम बाहर नहीं जा सकते। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर पैनिक कर रहे होते हैं। उनकी बातें इतनी जरूरी नहीं है इसलिए मैं उनको स्किप कर देता हूँ। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, ये देखकर कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ पर जो पहले क्लास आई थी वो पूरी फेल हो चुकी थी। नाइटमेयर विलेज के कोर सीक्रेट को फाइंड करना ही इस क्वेस्ट का ऑब्जेक्टिव है। हालांकि ये बुढ़ाऊ इधर उधर की बातें करता है फिर भी वो हॉस्टाइल नहीं लगता है, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वो बुढ़ाऊ उन सभी के बीच में जाते हुए उनसे बोलता है, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ हो तो अपना बेस्ट करना। तभी माफिया उसके पीछे से बोलता है, मैं समझ गया, क्या आप हमें रिलैक्स रहने को कह रहे हो, कॉन्फिडेंट रहना, यही है ना। तभी हम देखते हैं माफिया की ये बात सुनकर वो बंदा एक स्केरी फेस बनाते हुए पीछे मुड़ते हुए उससे बोलता है, नहीं मेरा मतलब है कि जब तक तुम यहाँ हो बस अपने आप को यहीं दफना दो। ये सुनकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के बीच में सन्नाटा छा जाता है। फिर हम देखते हैं वो बुढ़ा बोलता है, ठीक है बहुत हो गया चिढ़ाना, मैं वोगन हूँ,
नाइटमेयर विलेज का विलेज चीफ। नाइटमेयर विलेज में रहने के लिए 2 रूल्स है। सबसे पहला, तुम लोग किसी भी खाली घर में रह सकते हो, लेकिन तुम्हें डोर्स पर लगे ब्लैक स्टोन को कभी नहीं छूना होगा। और दूसरा, तुमको रात होने पर अपने घरों में लौट आना होगा और अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर देनी होगी, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उनको नहीं खोलना होगा। तभी हम देखते यू जो उस विलेज चीफ से बोलता है, विलेज चीफ हम अंधेरा होने के बाद बाहर क्यों नहीं आ सकते? तभी वो बड़ा बोलता है, जब रात होगी तब तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें बताया जाता है सभी ने विलेज चीफ की एडवाइस को फॉलो करने का डिसाइड किया और छिपने के लिए जगह ढूंढ ली। वो लोग 4 ग्रुप्स में स्प्लिट हो गए। हर एक ग्रुप में 11 लोग थे। हम देखते यू और उसकी टीम को वो एक घर के गेट के सामने खड़े होते हैं। तभी वो लोग अंदर जाकर उस गेट को बंद कर लेते हैं। वहाँ पर अंदर पहुंचने के साथ ही वो शील्ड वाली लड़की जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो वहाँ पर सभी से बोल रही होती है सेफ्टी के लिए तो चलो आज रात 2nd फ्लोर पर रेस्ट करते हैं। फिर तभी हम देखते हैं हमारे यू के पास में एक लड़की आती हुई उससे बोलती है, क्या हो यू, अगर बाद में कोई खतरा हो तो मेरी प्रोटेक्शन करना याद रखना, ठीक है? और फिर वो उसको आंख मारती हुई उससे बोलती है, मैं एक हीलर हूँ और मैं तुम्हारी बहुत सारी हेल्थ को रिस्टोर कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारे हेल्थ पॉइंट दे सकती हूँ। तभी हम देखते वो छोटी लड़की वहाँ पर आते हुए उस लड़की से बोलती है, जाओ जियो, कुछ तो शर्म करो, अभी भी कई क्लासमेट्स देख रहे हैं। तभी वो पहले वाली लड़की जिसका नाम जाओ होता है वो उससे बोलती है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी ये तुम्हारा काम नहीं है। तभी वो दूसरी वाली लड़की उससे बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि इतना भोला दिखना सच में अच्छा होता है? ये सुनकर वो पहली वाली लड़की बोलती है, उन लोगों से तो बेटर ही है जिनके पास कुछ भी नहीं है। हमारा यू तो उनको देख रहा होता है और अपना सिर खुजा रहा होता है और वो सामने की ओर देखता है जहाँ पर वो दोनों कुत्तों की तरह लड़ा रही होती है। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो कि वहाँ की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं उस बंदे के आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो वहाँ पर बोल रहा होता है, ग्रैंडमा मैंने आपको बहुत मिस किया। हम देखते बाहर उसको उसकी ग्रैंडमा दिखाई दे रही होती है। वो वहाँ से उसको बोल रही होती है, तुम दादी के अच्छे पोते हो, दादी को बहुत ठंड लग रही है और बाहर का माहौल बहुत डरावना है, क्या तुम खिड़कियों को खोल सकते हो और ग्रैंडमा तुम्हें हक कर लेगी, ठीक है? हम देखते बाहर का सीन जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसकी कोई ग्रैंडमा वगैरह नहीं होती है, वो एक घोस्ट या बोले तो एक मॉन्स्टर होता है। और वो चोमू बच्चा मना करने के बावजूद भी वहाँ की खिड़की खोलते हुए उस घोस्ट से बोल रहा होता है, ग्रैंडमा मैं तुरंत आपके लिए इसे खोल रहा हूँ। उस बेवकूफ की इन हरकतों को देखकर यू पीछे से उसे चिल्लाते हुए बोलता है, रुक जाओ, वो तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं है। लेकिन हम देखते उस चमन ने इतनी देर में उस खिड़की को खोल लिया होता है। तभी हम देखते उसकी वो ग्रैंडमा एक इविल स्माइल करती है और उस बच्चे पर कूद जाती है और वो वहाँ अंदर उस रूम में आ जाती है और वो उसी बच्चे को खाने चाह रही होती है। लेकिन उस चमन को ये देखकर भी अक्ल नहीं आई होती है और वो वहाँ पर बोल रहा होता है, ग्रैंडमा आपको क्या हो गया? तभी हम देखते हैं एक स्पेयर उधर आगे बढ़ रहा होता है और उस स्पेयर में से निकली सैंड उस मॉन्स्टर को चारों ओर से घेर लेती है और हम देखते ये अटैक करने वाला और कोई नहीं हमारा फैटी होता है जो उस चोमू बंदे से चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी वहाँ से भागो, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। और इसी साथ हम देखते हैं वो बच्चा वहाँ से भागने लगता है और वो मॉन्स्टर भी अपने असली रूप में आने लगता है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपनी असली फॉर्म में आ चुका होता है। उसके बारे में सिस्टम द्वारा बताया जाता है, नॉर्मल मॉन्स्टर नाइटमेयर, लेवल 3, एचपी 50 में से 50, स्ट्रेंथ 25, डिफेंस 5, एजिलिटी 25 और इसकी स्किल होती है एनहांसमेंट। उस मॉन्स्टर की इस पावर को देखकर वहाँ पर सभी बच्चे हैरान होते हुए बोल रहे होते हैं, ये नाइटमेयर तो बस एक नॉर्मल मॉन्स्टर है, बिगिनर एस रैंक डंजन के स्मॉल मॉन्स्टर भी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर फैटी की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसको अपनी ओर आते देख फैटी हैरान होते हुए बोलता है, धत तेरी की, यहाँ मत आना, ऐसा फैटी मीट खाने से तुमको 3 हाइस मिलेगी। मेरे को यहाँ पर हाइस का मतलब समझ में नहीं आया था इसलिए मैंने उसको ट्रांसलेटर करा था, तो उसका मतलब आया है 3 उच्च शक्तियाँ। लेकिन मेरे को यहाँ पर इसका सेंस समझ में नहीं आया उसने ऐसा क्यों बोला। और हम देखते उसका हाथ फैटी की ओर आगे बढ़ रहा होता है लेकिन तभी उसके हाथ के आगे एक शील्ड आ जाती है। हम देखते उस शील्ड को बनाने वाला और कोई नहीं वही छोटी बच्ची होती है। वो शील्ड बनाने के कारण उस बच्ची को 10-10 का डैमेज पड़ रहा होता है। तभी वो वहाँ पर बोलती है, यांग जल्दी करो, जाओ जुए मुझे हील करो, क्वान यू एक अनडेड को समन करो इस नाइटमेयर को हराने के लिए। लेकिन इस बच्ची को कौन बताए कि हमारा मेन कैरेक्टर अनडेड को समन नहीं कर सकता है। लेकिन तो भी ऑर्डर मिलने के कारण वो दोनों ओके बोल देते हैं। फिर हम देखते जाओ को जो अपना हीलिंग मैजिक का यूज करती है और उस छोटी बच्ची को हेल करने लगती है और वो फिर सोचती है जब तक सभी लोग अच्छे से कोऑपरेट करते हैं इस नाइटमेयर से डील करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब जब तक हम रुके हैं
क्वान्यू द्वारा अनडेड को समन, लेकिन वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाती। तभी हम देखते हैं हमारा एन कैरेक्टर उसके पास से गुजरता है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है और हमारा यू अपनी स्टाफ को बाहर निकालते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसको देखकर फ्रेडी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ब्रदर यू, एक स्टाफ इस यूज में नहीं आती है, अगर नाइटमेयर आपके पास आ गया तो आप मर जाएंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस नाइटमेयर पर अपनी स्टाफ से अटैक कर देता है, जिसके कारण उसको डायरेक्ट 50 का डैमेज पड़ता है और वो बंदा एक ही बार में खत्म हो जाता है, जो देखकर वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। सामने का यह नजारा देखकर एक लड़की बोल रही होती है, क्या जो नाइटमेयर है जो 50 एचपी के साथ है वो ऐसे ही मर गया? उसी के पास खड़ा एक लड़का बोल रहा होता है, तो नेक्रोमेंसर एनिमीज के साथ ऐसे फाइट करते हैं। तभी हम देखते हैं वो नाइटमेयर एक ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। सभी लोग उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। ये देखकर यू बोलता है, नाइटमेयर मरने के बाद एक ब्लैक स्टोन में बदल गया और ये डिसअपेयर हो रहा है। उस ब्लैक स्टोन को देखकर वो छोटी बच्ची बोलती है, इस पर बने सिंबल्स डोर फ्रेम पर बने सिंबल्स के समान ही है। तभी जाओ बोलती है, वो दोनों नाइटमेयर विलेज से ही है, इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तभी हम देखते हैं हमारे यू को, जो वहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है, अजीब बात है, क्या ये एक बग है? एक नाइटमेयर को शॉर्ट रेंज में मारने के बाद मुझे कोई भी एट्रीब्यूट पॉइंट क्यों नहीं मिला? हम देखते वो छोटी बच्ची भी उसे देख रही होती है। फिर वो उससे बोलती है, क्या यू, क्या तुमने कुछ नोटिस किया है? ये सुनकर वो बोलता है, कुछ नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर हमारा सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते सुबह हो चुकी होती है और सभी लोग बाहर आ चुके होते हैं। हम देखते माफे वहीं पर ही खड़ा होता है। वहाँ पर वो बोल रहे होते हैं, ओह माय गॉड, लास्ट नाइट के लिए जो यू और क्याओ यू को थैंक्स करो। भाई दोनों के नाम में यू है, यानी उस बच्ची का नाम जो यू है। हाँ याद आया। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, हाँ मैं अब भी कांप जाता हूँ जब मैं लास्ट नाइट के उस नाइटमेयर के बारे में सोचता हूँ। और वो ऐसे ही बातें करते करते आगे आ रहे होते हैं। हम देखते माफे को, जो उनकी बात सुन रहा होता है। वो बंदे बोल रहे होते हैं, मुझे लगता है कि क्याओ यू के साथ रहना ज्यादा अच्छा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने तुरंत उस नाइटमेयर से डील कर ली। ये सुनकर उसके पास खड़ी लड़की उससे बोलती है, सच में पहले जियो सीधे नाइटमेयर के अटैक का सामना करने के लिए शील्ड का यूज कर रही थी। उनकी ये बातें सुनकर माफे अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं वहाँ होता तो मैं जियो तुम्हें एक लड़की को डैमेज नहीं लेने देता। एक वुमेन के पीछे छुपना ये वो नहीं है जो एक असली मैन करता है। और वो फिर अपनी तलवार निकालते हुए अपने ही नशे में एक स्वैग मारता है और मन में सोचता है, एकमात्र नाइटमेयर जिसे तलवार के साथ आसानी से खत्म किया जा सकता है। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो वहाँ आते हुए बोलता है, क्लास मॉनिटर तुम इतने जल्दी एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम तो सच में डेडिकेटेड हो। तभी फैटी बोलता है, इसीलिए तो वो क्लास मॉनिटर है। डेलीगेंस के इस लेवल के साथ कई लोगों को पीछे छोड़ देता है। तभी वो उनको आते देख सिंसियर बनने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, मैं बस कैजुअली एक्सरसाइज कर रहा था। लेकिन वो किसी और को देख रहा होता है। हम देखते वो जुओ यानी उसी छोटी बच्ची को देख रहा होता है। वैसे छोटी बच्ची बार बार बोलना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैं उसको सिर्फ बच्ची बोलूंगा। वो उसके पास जाते हुए उससे बोलता है, जो यू आज रात मेरे साथ एक ही कमरे में रुकना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैं तुमको बिल्कुल भी डैमेज नहीं लेने दूंगा। जो वहाँ से जाते हुए उससे बोल रही होती है, लेकिन मेरी क्लास एक हैवी टैंक है, अगर मैं टैंक नहीं करूंगी तो तुम मर जाओगे। हमारे यू पीछे मुड़कर उनको देखता है। वहाँ पर माफे बोल रहा होता है, अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं नाइटमेयर को अकेले हैंडल कर लूंगा बिना तुम्हारी हेल्प के। तभी जियो से बोलती है, माफे तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है। टीचर ने हमसे कहा कि हम सबको एक साथ रहकर एक दूसरे की हेल्प करनी होगी, तुम हमेशा अकेले जाने का नहीं सोच सकते। क्या यू से कुछ सीखो। तभी वहाँ पर आवाज आती है, उन सभी को पकड़ लो। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरानी के साथ उधर की ओर देखता है। हम देखते वही बुढ़ाऊ कुछ लोगों को लेकर आगे की ओर बढ़ रहा होता है। उनमें से एक बंदा बोलता है, किसी को भी यहाँ से भागने मत देना। दूसरा बंदा बोलता है, लोगों के इस ग्रुप को एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर ले चलो और उनके पापों को फ्लेम्स के साथ धो दो। वो बुढ़ा वहाँ पर चिल्ला रहा होता है, जो भी रेजिस्ट करने की हिम्मत करे उन्हें ऑन द स्पॉट मार डालो। तभी हम देखते माफे आगे आते हुए उनसे बोलता है, विलेज चीफ आगे क्या हुआ, क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? तभी विलेज चीफ उससे बोलते हैं, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पिछली रात तुमने कौन से अच्छे काम किए हैं, क्या तुमने काउंट नहीं किया? हमारा ये उनकी ओर देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, इन विलेजर्स के नंबर्स हमारी क्लास के सिमिलर है और उनकी एज लगभग सेम लगती है। तभी हम देखते माफे विलेज चीफ से बोलता है, कल रात हमने एक नाइटमेयर को हराया था, क्या आप उसी बारे में बात कर रहे हैं? तभी विलेज चीफ उससे बोलते हैं, चुप हो जाओ, वो हमारे नाइटमेयर विलेज की गार्डियन स्पिरिट थी, तुम
तुम लोगों ने कल रात नाइटमेयर विलेज के रूल्स को वायलेट किया है और यही कारण है कि गार्डियन स्पिरिट तुमको पनिश कर रही थी। जब गार्डियन स्पिरिट गुस्सा होती है तो हमारे विलेजर्स भी सफर करते हैं। तुम लोग हजारों बार मौत डिजर्व करते हो। ये सुनकर माफी उससे बोलता है, विलेज चीफ, अगर हमने गलती से नाइटमेयर की गार्डियन स्पिरिट को मार डाला तो क्या खुद को छुड़ाने का कोई तरीका है? ये सुनकर विलेज चीफ बोलता है, एक रास्ता है। इसका मतलब यह है कि जो गार्डियन स्पिरिट को गुस्सा दिलाता है उसे रात होने पर बाहर रहना होगा। क्या तुम में इसके लिए हिम्मत है? ये सुनकर माफी अपने मन में सोच रहा होता है, कोई नहीं जानता कि नाइटमेयर विलेज में इतने नाइटमेयर मॉन्स्टर है। रात में और भी ज्यादा छिपे हुए खतरे हो सकते हैं। घर से बाहर रहना मौत को चाहने जैसा होगा। तभी हम देखते हैं हमारा यू आगे आते हुए उनसे बोलता है, तो फाइन, मैंने गार्डियन स्पिरिट नाइटमेयर को मारा है और मैं रात होने का यहीं पर इंतजार करता हूँ। हमारे एमसी को आगे आते देख माफी हैरान हो जाता है और फिर वो इधर उधर होते हुए बोलता है। वो सबसे पहले यू से बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम अपना नाम कमाना चाहते हो तो ऐसा करने का यह तरीका नहीं है। तुम खुद परेशानी मोल ले रहे हो। और वो फिर विलेज चीफ से बोलता है, सॉरी विलेज चीफ, मेरे क्लासमेट का दिमाग बिल्कुल भी सही नहीं है, प्लीज इसे सीरियसली मत लेना। तभी हमारा यू बोलता है, चिंता मत करो क्लास मॉनिटर, मैं पागल नहीं हूँ, मेरे पास वेरीफाई करने के लिए कुछ है। शायद ये हमारी इस डंजन से बाहर निकलने के लिए हेल्प कर सकता है। हमारे यू के वहाँ पर रुकने के डिसीजन से विलेज चीफ बोलता है, अच्छा है, इस बंदे को यहाँ पर बांध दो। अगले सीन में हम देखते हैं उसके हाथों को एक लकड़ी के सहारे चेन से बांध दिया होता है। फिर हमें उसे पूरी तरह से दिखा दिया जाता है जिसको एक टी शेप की लकड़ी में बांध दिया होता है। वहाँ पर माफी उससे बोल रहा होता है, क्या यू, तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या था कि डंजन से बाहर निकलने के लिए हेल्प करोगे? तभी जो यानी वो बच्ची बोलती है, क्या तुमने नाइट में विलेज के कोड सीक्रेट को ढूंढ लिया है? ये सुनकर यू बोलता है, शायद हाँ, आज रात में उसे वेरीफाई करूंगा। फिर हम देखते हैं रात हो चुकी होती है। वहाँ पर वो पूरा एरिया सुनसान हो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है आसमान में बहुत बड़ा चांद और विलेज के बीचों बीच हमारा क्या यू वहाँ पर बंधा हुआ होता है और वहाँ पर वो देखने से बहुत खतरनाक वाइब आ रही होती है। तभी हम देखते हैं एक घर की छत पे एक नाइटमेयर मॉन्स्टर डेरा डाल के बैठा होता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर एकदम से जंप करते हुए हमारे यू के पीछे आ चुका होता है। यू भी उसको नोटिस कर लेता है, लेकिन हम देखते तभी उस मॉन्स्टर पर सेंड बाइंडिंग नाम का एक स्पेल हो जाता है जिसके कारण उसके चारों ओर सेंड ही सेंड आ चुकी होती है और उसके अंदर ट्रैप हो चुका होता है। और तुम इस अटैक को देखकर समझ गए होंगे कि ये किसने किया है। हाँ, तुम्हारा सोचना सही है, ये होता है हमारा फैटी। तभी फैटी उस अटैक को करते हुए बोलता है, माफी जल्दी करो, मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए ही इस नाइटमेयर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर माफी भी आ चुका होता है जो उस नाइटमेयर मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मैं माफी तुम लोगों को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करूंगा। एक ट्रू स्वॉर्ड मास्टर के रूप में एक पर्सन और एक स्वॉर्ड सारे एनिमीज को हरा सकती है। लेकिन तभी वो देखता है कि उस मॉन्स्टर का पंजा उसके फेस के जस्ट सामने आ चुका होता है जो देखकर वो हैरान हो जाता है। लेकिन वो टाइम रहते हुए उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उसे उस अटैक को ब्लॉक करने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है और वो सोच रहा होता है, कितनी इनक्रेडिबल स्पीड है, क्या क्याओयू जैसा कोई मेज सच में इसे हैंडल कर सकता है? फिर वो आगे बढ़ते हुए सोचता है, नहीं, अगर क्याओयू ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड क्यूआई, जिसका नाम होता है ब्रेक थ्रू स्वॉर्ड क्यूआई, को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। लेकिन उसके अटैक के कारण से उसका -5 यानी उसको सिर्फ 5 का डैमेज पड़ता है। वो दोनों तो वहाँ पर लड़ा रहे होते हैं और इधर हम देखते हैं हमारे यू के पास में झाओ और झू आ चुके होते हैं। उन लोगों को देखकर यू बोलता है, तुम सभी लोग बाहर क्यों आए? मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अंदर रुको और मेरा इंतजार करो? तभी जू बोलती है, हमें चिंता थी कि तुम बाहर अकेले डेंजर में पड़ सकते हो, इसलिए हम मदद के लिए आ गए और हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। और वो फिर उसके हाथों को खोलते हुए उससे बोलती है, हमें माफी की स्वॉर्ड से इन चेन्स को काटने की जरूरत है, लेकिन वो उस साइड को नहीं छोड़ सकता। अब हमें क्या करना चाहिए? तभी हमारा एम से बोलता है, कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ वो अपने हाथों में बंधी उस चेनों को आसानी से तोड़ देता है, जो देखकर वो दोनों लड़कियां सुनने पड़ जाती है। और वो फिर उन दोनों से बोलता है, देखो क्या ये इनफ है? वो दोनों लड़कियां तो अलग ही सदमे में होती है और बोलती है, क्याओयू
क्या तुम सच में एक नेक्रोमेंसर हो? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं माफे और उस मॉन्स्टर की लड़ाई को। इधर हम देखते हैं उन तीनों को जो कि उसकी हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। जुओ बोलती है, माफे हम यहाँ पर आ गए हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, जाओ जुए जल्दी से माफे को हील करो। ये सुनकर वो अपना हीलिंग मैजिक एक्टिवेट करती है। तभी हम देखते हैं माफे को जो उनसे बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और वो फिर वहाँ पर फालतू ज्ञान देता है। असली ताकत लड़ाई में ही बनती है, स्कार्स एक मैन के सम्मान का प्रतीक है। तभी हमारा फैटी उससे बोलता है, मास्टर माफे इसका सिर काटने की ट्राई करो, नाइटमेयर का वीक पॉइंट उसका हेड है। फिर जू बोलती है, यह सही है, कल क्याओयू ने नाइटमेयर के सिर पर स्टाफ से अटैक किया और वह मारा गया। ये सुनकर माफे बोलता है, मैं उसी के बारे में सोच रहा था। तभी हमारा यू उससे बोलता है, माफे एक्चुअली में उसका जो वीक पॉइंट है वो उसका सिर नहीं है। लेकिन हम देखते हैं माफे को जो तो पता नहीं क्या नशे करके बैठा होता है, उसको तो सुननी नहीं उसकी बात। वो अपनी अलग ही धुन में उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए उससे बोलता है, क्या तुम डर रहे हो? क्योंकि मैं माफे तुमसे आगे निकल सकता हूँ। किसी नाइटमेयर से निपटने के लिए तुमको टीममेट्स की जरूरत होती है, जबकि मुझे सिर्फ एक स्वॉर्ड की जरूरत होती है। और वो फिर अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, इस अगले हमले को ध्यान से देखना क्योंकि ये स्ट्राइक कूल होने वाली है। और इसी साथ हम देखते हुए उस मॉन्स्टर पर बहुत सारे स्लेसेस करते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो देखता है कि उस मॉन्स्टर की एचपी सिर्फ 15 ही गई होती है, यानी 5 तो उसने पहले ही मार दी थी। और इसका मतलब अभी तक इतने देर में लड़ाई के लिए 10 ही गई है। उसकी एचपी बचती है 50 में से 35 और इधर माफी की एचपी बचती है 45 में से 15। भाई तू कितना डिसएडवांटेज में है। ये देखकर वो हैरान होते हुए बोलता है, ब्रदर नाइटमेयर क्या हुआ? मैंने तो आपके वीक पॉइंट पे मारा था ना, और अब तक तो आपको वन शॉट हो जाना चाहिए था। यांगजी क्या तुम श्योर हो कि नाइटमेयर का वीक पॉइंट उसका सिर है? तुम मुझे ट्रिक नहीं कर रहे हो है ना? ये सामने का नजारा देखकर जो बोलती है, वेट क्या यू ने हेडशॉट अटैक करके नाइटमेयर को मार डाला था? फेटी बोलता है, अब मैं समझा, ये मायने रखता है कि इससे कौन निपटता है। तुम क्या यू जितने अच्छे नहीं हो। ये बात सीधे जाके माफी के दिल पर लगती है और उसका प्राइड हर्ट हो जाता है। और वो सोच रहा होता है, मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ, मेरे जैसे स्वॉर्डमैन एक नेक्रोमेंसर के भी बराबर नहीं है। तभी जाओ चिल्लाते हुए से बोलती है, माफी जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारी हेल्थ बहुत लो है, अगर तुमने एक और हिट ले ली तो तुम मर जाओगे। इस स्टेट में तुम डेफिनेटली वन शॉट हो और हमारे पास तुम्हें हील करने का समय भी नहीं होगा। जो बोलती है, क्याओयू को इसे हैंडल करने दो। हम देखते हैं माफी को जो अपनी स्वॉर्ड का ऑरा लेते हुए, क्या बोलूं तो अपनी स्वॉर्ड क्यूआई जिसका नाम होता है ब्रेक थ्रू स्वॉर्ड क्यूआई को लेते हुए उस नाइटमेयर मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और उस पर स्वॉर्ड इंपैक्ट से हमला करता है, जिसके कारण उस मॉन्स्टर को 30 का डैमेज पड़ता है। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसकी एचपी सिर्फ 5 बचती है। जिसको देखकर माफी मनुष्य सोचता है, द फाइनल ब्लो, मुझे इस नाइटमेयर को मारना होगा, मुझे प्रूव करना होगा कि मैं मा फेंग क्याओयू से बेकार नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं माफी उस पर फाइनल ब्लो दे पाता। तभी उस मॉन्स्टर पे एक स्टाफ जाकर पड़ती है, जिसके कारण उसकी बच्ची कुछ 5 एचपी भी चली जाती है। और इस स्टाफ को देखकर तुम लोग समझ ही गए होंगे कि ये करने वाला कौन है। अपना शिकार हाथ से जाने के बाद माफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगर तुम लोगों ने गेस किया था कि ये हमारा मेन कैरेक्टर है, तो तुम लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया था। वो उस ब्लैक स्टोन को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए धन्यवाद क्लास मॉनिटर। हमने तो पीछे माफी को जो कि गुस्सा हो रहा होता है और गुस्से में उससे बोलता है, क्या यू तुम क्या कर रहे हो? मैंने इसे मारा है और तुमने मेरा किल चुरा लिया। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा यू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो आगे की ओर चला जाता है। वहाँ पीछे माफी गुस्से में उससे बोल रहा होता है, हर किसी ने देखा था, मैं अकेले उस नाइटमेयर से फाइट कर रहा था, क्या यू इस बेकार पर्सन ने मेरा किल चोरी कर लिया। हम देखते हैं फैटी को जो उसको संभालते हुए उससे बोलता है, अरे क्लास मॉनिटर इसके बारे में भूल जाओ, अरे भूल जाओ। अपने सामने का ये नजारा देखकर वो दोनों लड़कियां अलग ही सदमे में होती है और हमारा यू आगे जाते हुए अपने मन में सोचता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था अभी भी कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कुछ और मॉन्स्टर उनके पीछे से आ जाते हैं, जिसको देखकर जाओ बोलती है, और नाइटमेयर आ रहे हैं। फैटी बोलता है, इस बार ये 2 है, अब हमें क्या करना चाहिए? ये देखकर हमारा यू उनसे बोलता है, चलो अंदर चलते हैं, इन नाइटमेयर से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक मुझे मालूम है कि इस ट्रायल को कैसे क्लियर करना है। तभी हम देखते वो सभी लोग अंदर चले गए होते हैं और अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं, जिसके कारण वो दोनों नाइटमेयर बाहर ही रह जाते हैं। और अंदर जाने के बाद जियो हमारे एमसी से बोलती है, क्या यू आखिर इस ट्रायल को क्लियर करने का क्या तरीका है? ये सुनकर क्या यू से बोलता है, तुम्हें कल पता चल जाएगा, तब तुम मेरी बात सुनोगे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और अगले दिन हम देखते हैं कि वो बुढ़ा वापिस से उन पर भड़क रहा होता है, तुम
घिनौने आउटसाइडर्स, मैंने तुम्हें पश्चाताप करने का मौका दिया था, लेकिन तुम लोगों ने चीजों को बढ़ा दिया, एक और गार्डियन स्पिरिट को मार डाला। तुम सभी लोग नर्क में जाना डिजर्व करते हो। नर्क में आज चाहे तुम लोग कुछ भी कहो, तुम सब मर जाओगे। हम तुम्हें अपना नाइटमेयर विलेज को डिस्ट्रॉय करने नहीं देंगे। तभी क्याओयू उससे बोलता है, विलेज चीफ वोगन, क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम्हारे विलेजर्स नाइटमेयर विलेज से है? ये सुनकर वो बुढ़ा बोलता है, नॉनसेंस, हमारे एंसेस्टर्स जनरेशन से नाइटमेयर विलेज में रह रहे हैं, फालतू बातें करना बंद करो। तभी हम देखते हैं हमारा यू थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए उससे बोलता है, इस पॉइंट पर नाइटमेयर विलेज के सच को रिवील करने का टाइम हो गया है। यहाँ पर बस एक ही सच है। तभी वो बूढ़ा बोलता है, तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? तभी हमारा यू विलेज चीफ की ओर उंगली पॉइंट आउट करते हुए उससे बोलता है, ये तुम हो। और वो बोलता है, इस विलेज में तुम में से कोई भी नाइटमेयर विलेज का ओरिजिनल रेसिडेंट नहीं है। और वो बोलता है, तुम सभी 40 लोग उस क्लास से हो जिसे पहले नाइटमेयर विलेज में मिटा दिया गया था। और वो फिर उन सभी से बोलता है, जब से हमने इंटर किया है तब से हम एक इल्यूजन में हैं, इसीलिए हम इस वर्ल्ड को एग्जिट नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं उसी बुढ़ाओ को जो कि हंसते हुए उससे बोलता है, कौन सा इल्यूजन, कौन सी क्लास, क्या तुम कहानियां बना रहे हो? तुम बस मौत से डरते हो, झूठ से हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम जो भी कह रहे हो वो बिना किसी एविडेंस के एक मनगढ़ंत कहानी है। उस बुढ़ो की ये बात सुनकर हमारा यू उसे बोलता है, अरे थम जाता हूँ, ऑफ कोर्स मेरे पास एविडेंस है। तभी वो उसके सामने एक स्टोन को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर विलेज चीफ हैरान होते हुए बोलता है, गार्डियन स्टोन, तुमने सच में गार्डियन स्टोन को हटा दिया, तुम तो मरना डिजर्व करते हो। तभी हम देखते हैं उसकी टीम भी उन गार्डियन स्टोन को निकालते हुए बोलती है, वो सिर्फ अकेला नहीं है। ये देखकर विलेज चीफ घबरा गया होता है, उसके शरीर से पसीना निकल रहा होता है। और वो फिर बोलता है, गार्डियन स्टोन एक सुप्रीम सेक्रेट ऑब्जेक्ट है जो तुम्हें नाइटली अटैक से प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई गार्डियन स्टोन के साथ में खिलवाड़ करता है तो वह लॉर्ड डेफिनेटली डिवाइन पनिशमेंट देगा। तभी हम देखते हैं हमारा यू उस स्टोन को पकड़ते हुए बोलता है, ये कोई गार्डियन स्टोन भी नहीं है, पूरा इल्यूजन इन ब्लैक स्टोन और ऊपर दिए गए मिस्टीरियस सिंबल से बने हैं। जब तक कि हम इन ब्लैक स्टोन्स को तोड़ते रहेंगे, इस इल्यूजन में दरारें दिखाई देती रहेगी। और वो उन स्टोन्स को फेंकते हुए बोलता है, ब्रदर्स चलो ये कर दो। और इसी साथ हम देखते हैं वो सभी लोग एक ही साथ उन स्टोन्स को फेंक देते हैं, जो देखकर विलेज चीफ की हवाइयां उड़ चुकी होती है। तभी हम देखते हैं वो स्टोन टूटते हैं और वहाँ आसमान में क्रैक दिखाई देते हैं। ये देखकर विलेज चीफ खुद भी हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जैसे जैसे वो क्रैक पड़ रहे होते हैं, विलेज चीफ के सर में दर्द हो रहा होता है, उन्हें कुछ याद आ रहा होता है, उन्हें कुछ धुंधला धुंधला सा अपने स्कूल का कुछ याद आता है। वहाँ पर वो सभी बोल रहे होते हैं, प्रिंसिपल आप चिंता मत कीजिए, हम डेफिनेटली सुरक्षित वापस आएंगे, जब तक कि हम एक साथ है, हम जरूर ही इस बिगिनर ट्रायल को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं एक व्हाइट हेयर वाले बंदे को, जिसके पास में एक लड़की खड़ी होती है। वो लड़की बोल रही होती है, तब तक मैं क्योटो यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम देना चाहती हूँ। वो व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, मेरा एम यूकिंग में इंटर करना है और एक बेस्ट इमेज बनना है। और फिर हम देखते हैं वो लोग उसी नाइटमेयर विलेज के एंट्रेंस के सामने आ चुके होते हैं, जो देखकर वो लड़का बोलता है, नाइटमेयर विलेज आखिर ये किस तरीके का ट्रायल है? और जैसा कि हमारे एमसी और उसकी टीम के साथ हुआ था, वैसा इन लोगों के साथ भी होता है। मॉन्स्टर्स उनको परेशान करते हैं। वो व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, हर कोई डरो मत, हम डेफिनेटली कोई रास्ता निकाल लेंगे। और हर क्रैक के साथ ही उसकी मेमोरीज थोड़ी थोड़ी आ रही होती है। वो बोलता है, हर कोई, आखिर हर किसी के साथ क्या हुआ? हमें उसी विलेज चीफ को दिखाया जाता है, जो उन सभी से बोलता है, यहाँ कहाँ है? क्या मैं तुम्हारा विलेज चीफ हूँ? हम देखते ये सभी सोचने वाला वही व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है, जिसको सब याद आ चुका होता है। और वो फिर बोलता है, मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं क्लास मॉनिटर हूँ। तभी हम देखते हैं उनको सिस्टम नोटिफिकेशन द्वारा बताया जाता है, एक प्लेयर ने नाइटमेयर विलेज के कोर सीक्रेट को डिस्कवर कर लिया है। नाइटमेयर विलेज के सभी विलेजर्स को सक्सेसफुली जगाया जा रहा है। अगले नोटिफिकेशन में बताया जाता है, क्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। रिवॉर्ड हर पर्सन के क्वेस्ट रेटिंग के बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा। उस क्वेस्ट के कंप्लीट होने के कारण वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स में खुशी का माहौल होता है। तभी उनको इकोसिस्टम नोटिफिकेशन द्वारा बताया जाता है, सभी प्लेयर्स को ट्रायल के बाहर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं उसी विलेज चीफ को, जो कि अब क्लास मॉनिटर बन चुका होता है, वो वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए हमारे यू और उसकी टीम से बोलता है, तुम
सभी का धन्यवाद। तभी हम देखते हैं वो सभी लोग भी टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। बेटी वहाँ पर बोलता है, क्या यू तुमने सच में कर दिखाया, आखिर तुम कैसे जानते हो कि ये इसे क्लियर करने का तरीका है। तभी हम देखते हैं माफे को जो कि उससे बोलता है, क्या यू इस बार मैं तुम्हें थोड़ा चतुर होने के लिए क्रेडिट दूंगा। क्या यू उनसे बोलता है, तो ठीक है, जब हम वापस चले जाएंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, वो टेलीपोर्ट नहीं हुए होते हैं, जो देखकर वो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी में बस वो 5 ही लोग होते हैं। ये देखकर जीव वहाँ पर बोलती है, आखिर अभी तक हम यहाँ पर क्यों हैं? क्या हमने अभी तक इसे क्लियर नहीं किया? तभी उन सभी के सिस्टम पर डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है 5 प्लेयर्स को नाइट में ब्लैक स्टोन डिस्ट्रॉय करने पर कांग्रेचुलेशंस, तुम लोगों ने एक हिडन क्वेस्ट को ट्रिगर करा है, स्टीलिंग द हार्ट ऑफ नाइटमेयर। इस नोटिफिकेशन को हमारा यू भी देख रहा होता है। तभी उनको बताया जाता है क्वेस्ट डिफिकल्टी ई रैंक। फिर हमें अगले सीन में हमारे क्या यू के स्टेट्स को दिखाया जाता है जिसमें होता है नेग्रोमेंसर, रियलम, अप्रेंटिस लेवल 5, स्ट्रेंथ अब उसकी 101 हो गई होती है, बाकी सब सेम, बस माना 200 होता है और हेल्थ 50 हो चुकी होती है, जो कि शायद पहले भी वही थी। तो एपिसोड को यहीं पर ही एंड कर लेते हैं। तो इस बार मैंने जेन्युइनली 1 घंटे से भी ज्यादा का एपिसोड बनाया है। अगर तुम लोगों ने इस पर सपोर्ट दिखाया तभी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊंगा। तो बस अब समय हो गया तुम लोगों से विदा लेने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग देख रहे हो एनिमे एम्परर साइनिंग आउट।